आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 75 साल 75 व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज व्याख्यान संख्या 8 के लिए हमारे बीच शोध विद्वान के रूप में उपस्थित हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर, हिंदी विभाग से संबंधित आदरणीय जो आज के शोध विद्वान हैं भाई मनोज सिंह जी, प्रोफेसर मनोज सिंह जी। वहां के प्रशासनिक कार्यों में, वहां के अकादमिक कार्यों में जो भी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारा हिंदी समाज है, वो आदरणीय सर से अच्छी तरह से परिचित है। विद्यार्थियों के बीच में सर की अपनी एक विशेष छवि और लोकप्रियता है। मुझे भी 2 साल अवसर मिला सर के सानिध्य में वहां कार्य करने का, तो बहुत करीब से मैंने उन सारी चीजों को देखा और बहुत कुछ सर से सीखने का अवसर मुझे मिला। अकादमी की इस व्याख्यान श्रृंखला में आज सर जिस विषय पे अपने व्याख्यान को केंद्रित रखेंगे वो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और छायावाद। छायावाद को लेकर इधर तमाम 100 वर्षों के होने ना होने और उसके बीच पत्र पत्रिकाओं के बीच में तमाम लंबी चर्चाएं हुई हैं और ये व्याख्यान YouTube चैनल के माध्यम से और बाद में पुस्तकाकार रूप में भी अकादमी की योजना है कि हम लोग इसको प्रकाशित करेंगे, संरक्षित करेंगे, एक दस्तावेजीकरण इन सारी चीजों का करेंगे। तो उस रूप से भी जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए छात्र हैं, हमारे प्राध्यापक साथी हैं, निश्चित रूप से ये सामग्री आज का ये व्याख्यान सर का उनके लिए अलग अलग संदर्भों में विशेष रूप से रुचिकर और महत्वपूर्ण होगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आज के हमारे शोध विद्वान आदरणीय प्रोफेसर मनोज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आज का अपना व्याख्यान जो है हम लोगों के समक्ष रखें। आदरणीय प्रोफेसर मनोज सिंह जी। धन्यवाद मनीष, आपने अवसर दिया मुझे इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम में वक्तव्य देने के लिए। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं आपका और संस्था का भी। एक ऐसा विषय जो सीधे सीधे धार्मिक और सांस्कृतिक राजनीतिक मसलों से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि साहित्य में अपने समय की जो चेतना है और यह चेतना अनुभूति, पर्यवेक्षण और भावबोध, इन सब से मिलकर के इस चेतना का निर्माण होता है। तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का वह दौर जब हम साम्राज्यवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे थे और साथ ही साथ हम अपनी पुरातन बेड़ियों को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसे हम आप सामंतवादी मूल्यबोध, मूल्य व्यवस्था कह सकते हैं। छायावाद की कविता का एक छोर साम्राज्यवाद विरोध की पूरी वैचारिकी से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करता है, सामंतवाद के विरुद्ध भी वह खड़ा हुआ साहित्य है, और इसका एक दूसरा छोर भी है जिसमें सामंतवाद के कुछ अवशेषों को थोड़ा ग्लैमराइज करके, जिसको कह लीजिए कि थोड़ा धर्म, आध्यात्म और रहस्य की चाशनी में भिगो करके भी प्रस्तुत किया गया है। ये दिलचस्प है कि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, भाषाई समाजों में आप देखेंगे कि प्रतिरोध का, मुक्ति का, जन पक्षधरता का जो साहित्य है वह रोमांटिक एरा के रूप में जाना जाता है। मतलब रोमांटिकता का, रोमांटिसिज्म जिसको कहते हैं, आपकी रोमांटिसिज्म और
डेमोक्रेसी कह लीजिए कि मनुष्य की मुक्ति का जो संघर्ष है और एक जनतंत्र स्थापित करने का, लोकतंत्र स्थापित करने का, जो भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न देशों में जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उस दौर का साहित्य रोमांटिसिज्म का साहित्य है। मतलब रोमांटिसिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में एक गहरा एसोसिएशन आपको दुनिया के दूसरे साहित्य में भी मिलेगा। मोटे तौर पर मैं थोड़ा अंग्रेजी साहित्य के भीतर के रोमांटिसिज्म की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। 19वीं सेंचुरी, जिसमें किट्स, शेली और बैरन जैसे रोमांटिक पोएट्री के कवि हैं इंग्लैंड में, और जन अधिकारों का संघर्ष है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के भीतर, मनुष्य की मुक्ति का स्वप्न आपको दिखाई देगा। ये लगभग 18वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, जिसको आप 19वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, 1800 से 1850। 1857 भारत का पहला राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, जिसे आप स्वतंत्रता आंदोलन कह लीजिए, एक पॉलिटिकल राजनीतिक आजादी की जो लड़ाई थी 1857 की। इंग्लैंड की कविता, अंग्रेजी कविता में यह दौर रोमांटिक पोएट्स के दौर है, जब मोटे तौर पर जो लोग अंग्रेजी साहित्य को ठीक से पढ़े होंगे, हम तो इतिहास के नजरिए से ही उसको हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है, तो किट्स, शेली और बैरन, और आप देखेंगे कि इन कवियों का हिंदी के रोमांटिक धारा के कवि, या जिसे आप छायावाद कहते हैं, उन कवियों के ऊपर, जैसे रामविलास जी ने कहा कि शेली का बहुत ज्यादा असर है सुमित्रानंदन पंत के ऊपर, और बैरन एक कठिन कवि है, लेकिन उसी रोमांटिक धारा के उत्तरवर्ती 1850 के बाद के कवियों में आप वर्ड्सवर्थ और टेनिसन को रखिए, कि वर्ड्सवर्थ की गोल्डन ट्रेजरी जो उस समय के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती थी, और उससे भारत का जो पाठक है, जो लोग साहित्य, कला और संस्कृति में रुचि रखते थे, वो सब गोल्डन ट्रेजरी से परिचित थे वर्ड्सवर्थ के, और इसका असर हिंदी के छायावादी कवियों पर भी। उससे पहले जो स्वच्छंदतावाद, जिसे शुक्ल जी कहते हैं, स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद, उन सब कवियों के ऊपर भी इसका आपको, रामनरेश त्रिपाठी के ऊपर भी इसका असर आपको दिखाई देगा। टेनिसन को कहा गया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के ऊपर जो इसी एरा के कवि हैं, वो बंगला में लिख रहे हैं, लेकिन वो रोमांटिक धारा 1915 से लेकर के और 30 के बीच का जो दौर है, मतलब मोटे तौर पर मैं इतना ही कहना चाह रहा था इस सब उससे, कि रोमांटिसिज्म और स्वाधीनता एक हद तक एक दूसरे से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के दौर की भी कविता रोमांटिसिज्म की ही पोएट्री है, उसे छायावाद हिंदी में कहा गया। रोमांटिक धारा का के जो कवि हैं, आप थोड़ी सी चर्चा और मैं करना चाहता हूं कि आप किट्स को देखिएगा कि 1821 ईस्वी में लगभग 26 वर्ष की उम्र में वो रोम की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाते हैं, और वो मनुष्य की, गरीब मजदूरों की मुक्ति के लिए वो लंबा संघर्ष करते हैं। शेली, जिसने स्वतंत्रता क्या है ये तुम तभी जान सकते हो जब तुम जानोगे कि गुलामी क्या है, तो ये जो गुलामी के से मुक्त होने का जो संघर्ष है, जो एक बड़ी बात है रोमांटिक कविता में, जिसमें कहा जाता है कि नेचर, प्रकृति की जो उपस्थिति है, आप छायावाद के भीतर देखेंगे कि प्रकृति, और प्रकृति के भीतर से अपने व्यक्तित्व के विकास की बहुत सारी रचनाएं आपको छायावाद के भीतर दिखाई देंगी। मेरा मानना है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जो नेहरू और गांधी की जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी का एक हद तक प्रतिबिंबन आपको छायावादी कवियों के भीतर, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी के भीतर आपको वो दिखाई देगा। भारतीय स्वाधीनता
आंदोलन, मैंने स्वतंत्रता आंदोलन न कह करके मनीष सेन ने कहा था कि इसे स्वाधीनता संघर्ष के रूप में ही देखा जाए। स्वाधीन होना, स्वतंत्रता एक पॉलिटिकल फिनोमिना ज्यादा है, स्वाधीनता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो वैयक्तिक स्तर से शुरू होती है और यह समाज और राष्ट्र तक भी अभिव्यक्त होती है, पहुंचती है। इस स्वाधीनता की तलाश में मैंने कहा था कि प्रकृति एक, दुनिया की जितनी भी रोमांटिक कविता है उसमें प्रकृति सहचर है, साथी है रोमांटिक कवियों का। छायावाद के रोमांटिक कवियों के रचनाओं में प्रकृति के साथ एक साहचर्य, प्रकृति के साथ एक संवाद, प्रकृति से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति, उसकी भावना आपको दिखाई देती। मैं कामायनी का एक छंद स्वाधीनता के संदर्भ में व्यक्त करना आपके सामने रखना चाहता हूं। नामवर जी ने भी इसको कोट किया है छायावाद पर लिखते हुए कि वन गुहा कुंज मरु अंचल में मन खोज रहा अपना विकास। यह जो प्रकृति के भीतर वन गुहा कुंज मरु अंचल में, ये प्रकृति के भीतर अपने व्यक्तित्व के विकास की राह तलाशते हुए, ये यूं ही नहीं कहा था, प्रसाद ने लिखा था, छायावादी रोमांटिक धारा के कवियों के लिए उस स्वाधीनता के पथ पर, स्वाधीनता प्राप्त करने के पथ पर आगे बढ़ते हुए कवियों के लिए प्रकृति एक प्रेरणा है। वो एक ऐसी शक्ति है जो मुक्तकामी चेतना से हमारे कवियों को, या मुक्तकामी जो सरोकार है हमारे रचनाकारों की, वो प्रकृति सबसे ज्यादा आकृष्ट करती है उसको। ये प्रकृति का खुलापन, उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसका ऊर्ध्वगामी होना। तो यह जो स्वाधीनता की तलाश है, जो व्यक्तित्व के विकास के साथ शुरू होती है, वैयक्तिक स्वाधीनता से जो शुरू होती है, क्योंकि वैयक्तिक स्वाधीनता के बगैर हम किसी स्वस्थ सामाजिक स्वाधीन परिसर की कल्पना नहीं कर सकते। वैयक्तिक स्वाधीनता की बुनियाद पर ही हम सामाजिक सामंती रूढ़ियों से मुक्ति के स्वप्न को साकार होते देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वाधीनता या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुक्ति का सवाल भी उसी से हल हो सकता है। आप ठीक छायावाद के पहले के एक कवि रामनरेश त्रिपाठी, जो पथिक नाम से, पथिक बहुत प्रिय शब्द है छायावादी कवियों के लिए भी प्रिय है। यात्रा पर निकल जाना, लंबी लंबी यात्राओं पर निकल, हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सारे बड़े नेता लंबी यात्राओं पर, ये लंबी यात्राएं, जनता के बीच जाना, उनको समझना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी चेतना को, उनके समझ के स्तर को समझना और उन सबको एक व्यापक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनाना। छायावाद के पूरे के जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, ये सबकी इच्छा है, ये सब अपनी कविता में वन प्रांतरों की लंबी यात्राएं करते हैं। उनकी इच्छा है कि वन सुगंध और फूलों के बीच में मैं बसूंगा। यह इच्छा है कि कुंज कुंज में वाई बना बिछरूंगा। तो ये सुगंध बन करके बसना और वायु बन करके कुंज कुंज में विचरना, ये रामनरेश त्रिपाठी के पथिक की आकांक्षा है। प्रसाद के मन की भी आकांक्षा यही है कि प्रकृति के सापेक्ष अपनी स्वाधीनता को अर्जित करने की कोशिश। प्रकृति जितनी स्वाधीन है, उन्मुक्त है, आबाद है, तो यह जो उन्मुक्तता है, दरअसल उन्मुक्तता आप समझ रहे हैं कि ये बंधन के विरुद्ध जाने वाली चीज है, बंधन को तोड़ने वाली चीज है,
अबाध मरुत, किसी भी बाधा को, किसी भी कह लीजिए कि वह थोपे के अनुशासन को स्वाधीन व्यक्तित्व स्वीकार नहीं करता है। तो साहित्य में जो स्वाधीनता का संघर्ष है वह एक बड़ा संघर्ष है जो हमें हमारे रचनाकारों में, हमारे कवियों में दिखाई देगा। और व्यक्तित्व की तलाश निराला की कविता का भी मुख्य विषय है। अपने को खोजने और पाने की मैं महादेवी की एक कविता कोट करना चाहता हूं, जिन्हें काफी रहस्य और दूसरे उस तरह की कवित्री के रूप में याद किया गया है। मैं कुहरे सा धुंधला भविष्य है, महादेवी की कविता है कि, और महादेवी उस कुहरे से धुंधले भविष्य में जो चाहती हैं वो कि रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं। ये कविता रामविलास जी ने कोट की है, इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है कि ये जो धुंधला सा भविष्य है, जिसको दूसरी कविता में कहती हैं कि ये जो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, उसमें दिवस की चाह का सर, ये जो चाहत है महादेवी की, ये चाहत प्रकाश को पाने की है। ये प्रकाश आजादी का, मुक्ति का, उल्लास का, ये उसका प्रतीक है। उन्होंने कल्पना की है अपनी कविता में कि रजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी में। ये कविता सजनी मधुर निजत्व दे, ये जो निजत्व है, निज का जो बोध है, उसे मधुर कह रही है महादेवी। मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी में। तो ये जो अपने निजता की, अपनी आइडेंटिटी की, अपने स्व की ये जो खोज है निराला में, महादेवी में, प्रसाद में, पंत में, ये सब प्रकृति के रास्ते से या प्रकृति के साहचर्य और सानिध्य में विकसित होता है। हमारा मानना है, हम सबका मानना है कि कला और साहित्य में किसी राष्ट्र की आत्मा का जितना गहरा अक्स उभरता है, उससे जितना गहरा परिचय मिलता है, उतना दूसरी आप जो जन हलचलें हैं, जो राजनीतिक का आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलनों से हम जनता को उतना बेहतर नहीं समझ सकते जितना हम उस दौर की रचना से। क्योंकि कविता में हम समझते हैं कि जिसे शुक्ल जी ने कहा कि वह संचित प्रतिबिंब है, वो छना हुआ प्रतिबिंब है अपनी जनता का। तो इसे हम कह लें कि ये उसका जो इसेंशियल, जिसे हम अपनी परंपरा में आत्मा ही कह सकते हैं, कि जो आत्मा का परिचय जन के, राष्ट्र की। छायावाद दरअसल राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौर में अपनी जनता की आकांक्षा का, उसके स्वप्न का, स्वयं को विकसित करने का, आत्म प्रसार का साहित्य है। और ये एसोसिएशन, जैसा मैंने कहा कि ये एक संलग्नता, या दोनों साथ साथ दुनिया के तमाम देशों के साहित्य में अलग अलग समयों में जो मुक्ति के आंदोलन है उसमें आपको दिखाई देगा। और हिंदी कविता में भी वह, आप छायावाद की कविता में भी जो प्रकृति की उपस्थिति है, उस प्रकृति की उपस्थिति को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। दरअसल यह संघर्ष भारतीयता के गठन का भी है, उसके गढ़ने का भी है। 1909 के लगभग हिंद स्वराज जैसी पुस्तक गांधी लिखते हैं, जिसमें वो इस मशीनी युग की
जो शोरगुल है, एक नई तरह की विज्ञान और भौतिक का विकास आधारित जो सभ्यता है यूरोप की, उस सभ्यता में एक अपने ढंग का विमर्श रखने की कोशिश हिंद स्वराज जैसी छोटी पुस्तक में महात्मा गांधी रखने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरा संदर्भ है जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो 19वीं शताब्दी है वह विज्ञान और तकनीक की शताब्दी है, और वैज्ञानिक शोधों ने, तकनीक के आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया है जो मध्यकाल से पूरी तरह अलग है। उस वैज्ञानिक प्रगति का, भौतिक प्रगति का एक बहुत ही भयानक परिणाम 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक देखता है, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। जिस युद्ध से अभी भी दुनिया एक खास तरह के युद्ध से गुजर रही है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध से। हमने जब से वो संभाला है, इस तरह किसी देश में किसी दूसरे देश के सेना को जाते हुए और हमला करते हुए, उसकी चाहे जो वजह हो, हमने इतिहास की किताबों में सब पढ़ रखा, हमारी पीढ़ी ने देखा भी है, अब देख रही है वो अपने आप में। यह एक स्वाधीनता मनुष्य के अस्तित्व के सामने, उसके निजत्व के सामने एक बड़ा संकट है, और हमारे जिसे हम कहते हैं कि सभ्यता का जो संकट है, हिंदी में छायावाद में जिसे ज्यादा व्यापक ढंग से रखने की कोशिश जयशंकर प्रसाद अपनी कामायनी में करते हैं। जब वो ये छोड़ बताते हैं एक तरफ की वन गुहा कुंज मरुअंचल में मनु खोज रहा अपना विकास, और कहते हैं कि सर्वनाश एक मनु चाह रहा है अपने मन की, जिससे उन्होंने बताया कि ये छायावाद की सीमा है, छायावाद की संभावना है कि वो अपना विकास, आत्म प्रसार और आत्म विकास है। लेकिन जो स्वेच्छाचारिता, यह उसके समाप्त होने की घोषणा है। इस मानवीय उस दौर में प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो संकट है, उस संकट में प्रसाद की पंक्ति महाकाव्यात्मक गूंज के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है, जब वो लिखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये जो शोरगुल है, ये जो अंधेरा है, ये जो मशीनी युग का शोरगुल है, यह हथियारों का, औजारों का, या बाहरी उपलब्धियों के भीतर से जो निकलने वाला शोरगुल है, इस शोरगुल से कैसे निपटा जाए? इस शोरगुल का क्या जवाब हो सकता है? कहां से इसका उत्तर, काउंटर कहां से खड़ा किया जाए? तो कहा कि ये तो कविता ही कर सकती है। जिसे मैंने कहा कि कविता, साहित्य मनुष्य के उस समय के जन जीवन के आत्मा को पहचानना है, तो आप उसके साहित्य में पहचान सकते हैं। तो इस व्यापक शोरगुल में, बाहरी दुनिया की इस भयानक उसके संघर्ष में, कामायनी के जो सर्ग हैं, आप उस यात्रा में आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि प्रसाद कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात, मैं मतलब कविता जो है वो हृदय से संवाद करने वाली चीज है। ये वही दौर है जब यूरोप में आइए रिचर्ड जैसा चिंतक इस बात पर विचार कर रहा है कि इस आधुनिक सभ्यता में कविता की क्या जगह है, जिस पर रोमांटिसिज्म के बड़े पोएट सेली ने 1830 के दशक में, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में विचार करते हुए एक लंबा लेख लिखा था, डिफेंस ऑफ पोएट्री, कविता का बचाव। यह भी एक हमला था कविता के ऊपर, और यह बहस बहुत लंबी बहस है, प्री मॉडर्न एज की बहस है, जिसकी शुरुआत प्लेटो से होती है कि कविता सच्चाई तक ले जाएगी कि दर्शन सच्चाई तक ले जाएगा, कविता ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और पोस्ट मॉडर्न एज की बहस है, औद्योगिक क्रांति के बाद की बहस है
कि विज्ञान का सच ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कविता का सच, जिसका जवाब 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के भीतर से ही पीबी शैली और मैथ्यू आर्नल्ड दे रहे हैं, जिसका जवाब 20वीं सेंचुरी के दूसरे दशक में आई रिचर्ड्स दे रहे हैं कि कविता मनुष्य के मन के भीतर जो उजाड़ है, जो सूनापन है, ये प्रथम विश्व युद्ध के कल्चरल क्राइसिस के दौर में कविता की प्रयोजनीयता को पुनर्परिभाषित करने की, उसकी मूल्यवत्ता को रेखांकित करने की रिचर्ड्स की कोशिश है। यह कोशिश हमारे यहाँ भी रोमांटिसिज्म के दौर में प्रसाद, पंत और महादेवी जैसे रचनाकार कर रहे हैं। खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का भी यह समय है, जो छायावाद के कड़े आलोचक हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह जो साहित्य है वो अपने समय के चेतना का प्रतिबिंबन करता है। जब शुक्ल जी उदाहरण देते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था ही रस दशा है, अब आप प्रसाद से इनको जोड़ करके देख सकते हैं, हृदय की बात रे मन। तो ये जो हृदय को ज्यादा मानवीय, ज्यादा संवेदनशील और बिना सहनशीलता के, बिना संवेदनशील हुए, ज्यादा मानवीय हुए, ज्यादा मनुष्य हुए, निजी स्तर पर भी वैयक्तिकता की कोई लड़ाई, स्वाधीनता की कोई, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वाधीनता की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय स्वाधीनता की निज स्वत्य कहे, जिसे पहले भारतेंदु कह चुके हैं, अपने को पाना दर्शन की तरह नहीं, समाज की प्रक्रियाओं के भीतर से, उसके संघर्षों के भीतर से गुजरते हुए खुद को पाना, और ऐसे पाना कि उसमें पूरा कुटुंब ही समा जाए, वो सबका पाना हो, अपना हृदय इतना विस्तृत हो जाए। आपको यह दिखेगा कि छायावाद के रचनाकार प्रसाद पर मैंने लंबी बात, मतलब काफी उद्धृत किया प्रसाद को, प्राय कम ही उद्धृत किए जाते हैं, अपनी निराला जी ज्यादा उद्धृत किए जाते हैं इस संदर्भ। अब आप निराला की बहुत सारी कविताएं, जैसे राम की शक्ति पूजा, खुद उनकी बहुत ही निजी जीवन की के प्रसंग पर आधारित कविता है, पुत्री की मृत्यु पर आधारित कविता सरोज स्मृति, और उनके गद्य में आप देखेंगे बिलस्सुर बकरिया जैसा चरित्र, जो आज भी स्वीकार करने में, कुल्ली भांड जैसा चरित्र। तो ये जो वैविध्यमय मनुष्य की जो बनावट है, उस सबको स्वीकार करने की, और ये बार बार कह के कि छायावाद की कविता बंधन से लड़ती है, रूढ़ियों से लड़ती है, वो तो भरा ही पड़ा है। तो रोमांटिक दौर की कविता में ये उसकी बुनियाद होती है कि वो रूढ़ियों से विद्रोह करती है, और रूढ़ियों से विद्रोह करके ही नया अखुआ सकता है, जो प्रगतिशील है वो अंकुरित होता है, अखुआता है। तो छायावाद का जो ये लंबा दौर है, मतलब करीब 3 दशकों का, इन 3 दशकों में पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी की रचनाओं ने, उनके गद्य और पद्य दोनों ने ये प्रमाणित किया है कि वो मनुष्य की मुक्ति का साहित्यिक रूपांतरण है, मनुष्य की या भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की, जिसे साहित्यिक अभिव्यक्ति कहते हैं नामवर जी, रामविलास जी जिसे कहते हैं, उसके 2 छोर, एक तरफ सामंतवाद से और एक तरफ साम्राज्यवाद से लड़ते हुए उसकी जो भावभूमि है, उसकी जो चेतना है, उसमें से विकसित है। मैं अपने को थोड़ा केंद्रित करता हूं महादेवी पर। मैंने कुछ बातें की थी कि आप गौर करिएगा कि एक पंक्ति है कविता की, महादेवी को इसलिए कह रहा हूं कि निराला पर बहुत कहा गया है, और निराला बेशक वो किसी भी भाषा के लिए गर्व का, अभिमान का विषय हो सकता है, वैसा महान कवि हमारी भाषा में, और वो स्वच्छंदतावाद का कवि है। और
उस एरा का कवि है जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन लगातार निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा था। महादेवी एक तरफ तो उनकी छवि है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये एक स्त्री का यथार्थ है। जिसे मैंने कहा कि सामंतवाद की बहुत सारी रूढ़ियों से भारतीय समाज को स्वाधीन होने के लिए, और जिसमें स्त्री और दलित गांधी कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। स्त्री और दलित मुक्ति का सवाल, जिसका असर आपको छायावाद के स्त्री संबंधी बिंबों में दिखाई देगा। महादेवी के तई मैं इस स्वाधीनता की, स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वाधीनता के सवाल पर थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा कि एक छवि है महादेवी की कि मैं नीर भरी दुख की बदले। यह जाहिर है कि यथार्थ है भारतीय स्त्री का, एक हद तक अभी भी वो बचा हुआ है। यह स्त्री का वह यथार्थ है जो इतिहास और परंपरा के भीतर से झांकता है। लेकिन स्त्री की एक और छवि आपको महादेवी में मिलेगी, जो उनके व्यक्तित्व की विशेषता है, जो वो भारतीय स्त्री की ओर से बोल रही है, उसकी स्वाधीनता को प्राप्त करने के स्वप्न के साथ। ये ललकार और जो है कि मैं उस कविता को ऐसे जैसे देखिए, कविता को, टेक्स्ट को पढ़ने की से ही उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे कविता की एक पंक्ति है महादेवी को, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो जैसे कोई निराशा में पढ़ा गया, उदास और निराश मन के हमें एकांत में छोड़ दीजिए। इसी को आप ऐसे पढ़िए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो ये ललकार की कविता बन जाती है। तो महादेवी एक तरफ स्त्री के यथार्थ को, जो इतिहास के भीतर से झांक रहा है, हमारी परंपरा के भीतर से स्त्री की जो छवि है, मैं नीर भरी दुख की बदली, और एक छवि जो इस ललकार में है, पंथ होने दो अपरिचित, एकला चलो जिसे कहा गया। नहीं परंपराएं गवाही दे रही हैं, नहीं बनी बनाई कोई राह है, तो हम अपनी मुक्ति की राह खुद बनाते। तो रात पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये एक कविता जो की एक पंक्ति जो मैंने पहले ही एक अर्धाली उद्धृत की थी कि रात के उर में दिवस की चाह का असर। आप देखेंगे कि यह स्वाधीनता संघर्ष है, अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करने का संघर्ष है, अपनी निजता को व्यक्त करने का। महादेवी के यहाँ इन दो छवियों का संघर्ष पूरी छायावादी कविता में आप पुराने मूल्यों का और नए प्रस्तावित मूल्यों का संघर्ष देख सकते हैं। परंपरा की जो हमारी पारंपरिक छवियां हैं, भिन्न भिन्न चीजों को लेकर, स्त्री पुरुष संबंध को लेकर के, स्त्री को लेकर के, दलित को लेकर के और प्रकृति को भी लेकर के, उन छवियों को चुनौती देती हुई, टकराती हुई एक नई तरह की छवि, वो एकदम हवाई नहीं, जिसे कल्पना कहा गया कि छायावादी कविता कल्पना की दुनिया में छायावाद के कवि विचरण करते हैं। इसका प्रतिकार भी बहुत हो चुका है, लेकिन उनकी आप ये देखेंगे कि यह जो उनकी कविता का जो सौंदर्य है, उनकी कविता की जो शक्ति है, वह पारंपरिक मूल्यों से आधुनिक मूल्यों की टकराहट में, और इससे अतिरिक्त स्वाधीनता कुछ नहीं है। हम जब पुरानी चीजों को छोड़ करके नया अर्जित करते हैं, अपने को आत्म प्रसार करते हैं, अपना हृदय का विस्तार करते हैं, जिसे शुक्ल जी कहते हैं हृदय की मुक्तावस्था, और ये काम कविता कर सकती है। तो मैंने कहा कि एक तरफ स्वीकार है नियति से दो दो हाथ करने की, उससे टकराने की एक ऊर्जा भी आपको छायावादी रचनाकारों में दिखाई देगी, एक रचनात्मक शक्ति जो इस संघर्ष में ध्वनित होती है। एक पंक्ति महादेवी की और कोट करता हूं, उद्धृत, सुभग हंस उठ, शब्दों पर ध्यान, सुभग हंस
उठ खुश प्रफुल्ल गुलाब ही सा। कि तमाम कांटों के बीच जैसे गुलाब खिलता है, तो बहुत सारे कांटों के बीच, पारंपरिक मूल्यों के बीच अपने व्यक्तित्व को गुलाब की तरह खिलने की का एक बिंब, एक रूपक महादेवी अपनी कविता में, कांटों के बीच खिलता हुआ गुलाब, सुबह का हंस, ये गुलाब हंसता हुआ प्रफुल्ल खुश, सुबह का हंस उठ खुश प्रफुल्ल गुलाब ही सा। तो ये जो निजत्व को, अपने आपको पूर्णता में व्यक्त करने की जो चाह है स्वच्छंदतावाद की कवियों की, छाया, मैं बार बार छायावाद इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। हम उसे रोमांटिसिज्म, भारतीय हिंदी कविता का वो रोमांटिक दौर है जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करता है, सामान्य मनुष्य के मुक्ति के पक्ष में खड़ा है, वो स्त्री के पक्ष में खड़ा है, वो दलित के पक्ष में खड़ा है, वो बहुत सारे सामंती अवरोधों को तोड़ता है। आप देखेंगे कि जीवन की जो चाह है, मनुष्य सुलभ जो हट है, स्वाभिमान है, ये सब छायावादी कविता में आपको, छायावादी रचनाकारों के भीतर दिखाई देगा। एक बहुत खूबसूरत सी बात की तो और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुल्ली भाट और बिलसुर बकरहुआ को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मानवीय दुर्बलताएं हैं उसके भीतर, लेकिन उन दुर्बलताओं को रचते हुए, ऐसा नहीं कि बस उन्होंने कोई बहुत ही आइडियल के नायक को प्रस्तुत कर दिया है, बहुत सारी दुर्बलताओं के भीतर से विकसित होता हुआ नायकत्व। गांधी जब सत्य के प्रयोग लिखते हैं तो ये साहस है गांधी का अपने जीवन के निजी प्रसंगों को सार्वजनिक करने का। सत्य के प्रयोग जिसे आत्मकथा कह सकते हैं हम, उस दौर में देखेंगे कि बहुत लोगों ने अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक किया है, क्योंकि ये जरूरी है किसी भी दौर के नेतृत्व के लिए कि वो ये प्रामाणिक ढंग से अपनी जनता को बताए कि उसका निर्माण किन किन परिस्थितियों के भीतर से होते गुजरते हुए हुआ है, जिससे प्रेरणा ले सकें दूसरे लोग और वो ये सीख सके कि कमजोरियों के भीतर से भी बड़ा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मानवीय दुर्बलताओं के भीतर से जो नायकत्व को निर्मित करने की कोशिश है निराला की। राम की शक्ति पूजा अपने बहुत सारे संदर्भों के चलते महत्वपूर्ण है, सरोकारों के चलते, लेकिन एक सरोकार जिसमें राम को एकदम मानवीय बना के दिखाना, ये स्वाधीनता के पथ पर अग्रसित किसी भी भाषाई समाज के लिए यह जरूरी है वो इस बात पर गौर करे कि जो ईश्वरीय शक्तियां, नियति, ये सब कुछ नहीं तय करती। मनुष्य खुद अपने संघर्षों से अपना भविष्य निर्मित करता है, अपने वर्तमान को बेहतर बनाता है, और वो कई बार हार भी सकता है, और इस हार के भीतर से जीतने की उसकी जो इच्छा शक्ति है, जो उसकी जिजीविषा है, वो नहीं खत्म होनी चाहिए। राम इसलिए महत्वपूर्ण है, हारते हुए राम के भीतर एक क्षण के लिए भी जीत की जो उत्कट अभिलाषा है वो खत्म नहीं होती। थोड़ी देर के लिए खिन्नता है, फिर जब निराला लिखते हैं एक और मन रहा राम का जो नहीं जानता दैन्य। ये सब कुछ मैं आपके, ये सब बिखर के नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं ये सब सारी चीजें एक नई तरह की मनुष्यता जो ज्यादा समावेशी है, ज्यादा मानवीय है, ज्यादा लोकतांत्रिक है, ज्यादा समावेशी है, एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का, रचने का, प्राप्त करने की जो ऐतिहासिक कोशिश है उस दौर में
जो गांधी के भीतर है, जो तिलक के भीतर है, जो नेहरू के भीतर है, जो भगत सिंह के भीतर है, वो हमारी कविता के भीतर भी है, वो उस दौर के साहित्य के भीतर भी है। इसलिए 75 वर्षों के बाद जब हम अपने अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, बहुत सारे संदर्भों से बात होगी। मैंने छायावाद से कि जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के जो मूल्य हैं, उस स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य की जो साहित्यिक अभिव्यक्ति है, उसे देखने के लिए हमें छायावाद पर गौर करना पड़ेगा। और हम ऐसा समाज बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, यह तय करना पड़ेगा। ये मूल्यांकन करना पड़ेगा हमको कि हम पिछले 75 वर्षों में 47 से लेकर अब तक, यह जो 1915 से लेकर के और 35 के बीच की जो संघर्ष है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, जो बहुत सारे सामाजिक सरोकारों से, राजनैतिक सरोकारों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, और उनका जो स्वप्न है, और मनुष्य की स्वाधीनता का जो सम्मान है, उस स्वाधीनता के सम्मान के लिए कितना स्पेस आज हमारे इस समाज में बचा हुआ है। छायावाद अपनी भावुकता और अपनी कल्पनाशीलता के लिए नहीं याद किया जाएगा, वो अपनी दृष्टि के लिए याद किया जाएगा। छायावादी साहित्य की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो छायावादी दृष्टि है, जिसे हम फिर कहें कि स्वच्छंदतावादी दृष्टि, यह जो मुक्ति का स्वप्न है, दरअसल छायावाद की दृष्टि यही है, बंधनों से मुक्त होने की, रूढ़ियों से संघर्ष करने की, और अपने निजी व्यक्तित्व के, और वो व्यक्तित्व विकसित होता हुआ, स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व नहीं, चाह रहा वाला नहीं, चाह रहा अपने मन की ऐसा व्यक्तित्व नहीं, आत्म प्रसार और आत्म विकास के लिए लंबी यात्राओं पर निकल गया मनुष्य, मन गुहा कुंज मरुअंचल में मन खोज रहा अपना विकास। यह आत्म प्रसार और आत्म विकास के लिए कितनी जगह बची है हमारे समाज में, हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक ऑब्जेक्टिवों में। असहमतियों के लिए हम कितना स्थान बना पाए हैं, उनको सुनने के लिए, उनको जगह देने के लिए, और व्यक्तित्व की निजता जिसे आप बार हम कहते हैं, उसका हम कितना सम्मान कर पा रहे हैं। आज के समय में भी कुल्ली भाट और बिलेसुर वकरिया का जो सौंदर्य बोध है, जो उसकी सौंदर्य चेतना है, वो बहुत सारे पारंपरिक लोगों को खटक सकती है। हम बहुतेरी कविताओं में नहीं जा रहे हैं, हम क्या करें कि तोड़ती पत्थर जैसी, कुकुर मुद्दा जैसी कविताएं, निराला मैंने कम कहा इसलिए कि बहुत कहा जा चुका है। सब हमारे हम सबके हिंदी पट्टी और हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोगों के और हिंदी नवजागरण के लोगों के दिमाग में बात है। मैं कम याद किए गए कवि नवजागरण के संदर्भ में प्रसाद को और महादेवी को, ये मैंने याद इसलिए बार बार किया, पंथ छूटे रह गए हैं, 45-50 मिनट की अपनी सीमा है। लेकिन ये सारा साहित्य आज के समय में देखिए, अतीत हमारा वर्तमान के चुनौतियों और सरोकारों में अभिव्यक्त होता है, उसकी प्रासंगिकता आज की जो चुनौतियां हैं। तो क्या छायावादी दृष्टि आज हमें कुछ सिखा सकती है? इन 75 वर्षों के बाद हम एक अगले चरण में, राष्ट्रीयता के अगले चरण में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ हल किया है, बहुत सारी सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का हल हमने तलाशा है। व्यक्ति की निजता, उसकी स्वाधीनता, उसके विवेक प्रश्न करने की, उसकी जो छायावाद के कवियों ने बहुत सारा प्रश्न किया। रोमांटिसिज्म, मैंने बार बार कह रहा हूं, दुनिया की तमाम रोमांटिक पोइट्री को आप पढ़ेंगे, मैं अंग्रेजी की पोइट्री ही जानता हूं। मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं कि फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में हुई तो 18th सेंचुरी में पोइट्री में क्या चल रहा था, लेकिन मैं 19th सेंचुरी में अंग्रेजी पोइट्री में जो चल रहा था, जो मनुष्य की स्वाधीनता की राजनैतिक आकांक्षा और स्वप्न की शताब्दी है, विज्ञान के बढ़ते हुए दबाव के भीतर, उस शताब्दी में मैंने किट्स, शैली और बायरन को की ओर आपका ध्यान ले गया था कि आप उसको देखिएगा कि कैसे वो मनुष्य की मुक्ति का स्वप्न, जिसमें मनुष्य
कोई गहरा परिसर नहीं है, उसके भीतर मनुष्य की बहुत सारी कोटियां हैं, स्तर हैं, उसकी छवियां हैं, उसके अलग अलग संघर्ष हैं। इन बहुतेरे संघर्षों को, सबको तो नहीं लेकिन बहुत सारे संघर्षों को छायावाद के उस चतुष्टय ने छूने की, उसे स्पर्श करने की और अपनी संवेदना और रचनात्मकता का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी। मैं अपनी बात को प्रसाद की पंक्ति से खत्म करना चाहता हूं कि अरुण यह मधुमेह दिस हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कि हम भारतीयों के लिए जो हमारी संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसके गठन में छायावादी दृष्टि का भी एक हद तक असर है, अपने मनुष्यों के लिए तो हम ऐसा परिसर बना ही सकें कि ये पूरा देश एक परिवार के रूप में विकसित हो। हम दुनिया भर की संकटग्रस्त मानवता के पक्ष में खड़ा हो सकें। हमारा आत्मबल, हमारा आत्म इतना प्रबल और विकसित हो सके कि हम दुनिया की महाशक्तियों के बहुतेरे दबावों के बावजूद सच को सच कह सके। और ये सारी शक्ति देश को उसके जन से मिलती है, उसके लोगों से मिलती है। छायावादी कविता ने एक स्वाधीन भारतीय मन, एक शक्तिशाली भारतीय चरित्र को निर्मित करने का, उसको प्रस्तुत करने का बहुत ही संवेदनशील प्रयास किया है। भारतीय स्वाधीनता वो सिर्फ राजनीतिक आजादी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। स्वाधीनता का मायने हम सब जानते हैं कि वो राजनीतिक से ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा है। वह स्वाधीनता अर्जित करने के लिए जो हमारे आपसी संबंधों में, स्त्री पुरुष के संबंध में, हमारे दूसरे समाज के जो नागरिक हैं उनके साथ हमारे रिश्तों में, तो इस सबके भीतर से एक सुबह हंस उठ खुश प्रफुल्ल गुलाब बनाने की जो छायावादी दृष्टि की कल्पना है, वह कल्पना साकार हो सके। और वो दृष्टि भारतीय कविता में सूखी नहीं है। छायावाद 36 के बाद खत्म हुआ था, एक ऐतिहासिक सीमा थी उसकी, लेकिन छायावादी दृष्टि जो कल्पनाशीलता की है, जो भावना की है, और जो लोकतांत्रिक और मनुष्य के पक्ष में खड़ी है, वो दृष्टि आज भी हमारे लिए उपयोगी है। आपने मुझे अवसर दिया और थोड़ी बहकी बहकी बातें इधर उधर से ही मैंने स्वाधीनता पर ही अपने को केंद्रित करने की कोशिश की है जितना कह सका। और मनीष जी को और संस्था को फिर से एक बार मेरी तरफ से आभार कि उन्होंने मुझे अवसर दिया बोलने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे आपको सुनते हुए बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो बार बार मन में उठ रहे थे कि छायावाद को पढ़ते हुए हम लोग इस तरह से भी सोचें कि वो हमारे आत्मविस्तार के लिए या हमारे स्व के विस्तार में, जिसमें सारी जो हमारी एक संस्कृति रही है, चर चराचर, मतलब कि जिसमें प्रकृति, आपका पूरा परिवेश जो है उसमें समाहित हो जाए, वहां तक हम लोग विस्तार ले जाएं, मनुष्यता को आगे बढ़ाएं, स्वावलंबन की बात करें। और वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से बड़ी चीज है। जैसा आपने कहा कि स्वाधीनता जो है वो अपने आप में एक आत्मानुशासन भी है, और ये अनुशासन आपको समाज में, संबंधों में, परंपराओं में, रिश्तों में कई जगह काम करता है। यहाँ तक कि एक राष्ट्र के रूप में जब खड़े होने की बात आती है तो यही अनुशासन जो है आपको राष्ट्र के लिए खड़े होने की प्रेरणा भी देता है। तो इन तमाम संदर्भों से छायावाद को देखने की जो आपकी दृष्टि रही, निश्चित तौर पे उस पे विचार करने के लिए हमारे जो शोधार्थी हैं और हमारे जो प्राध्यापक मित्र हैं
निश्चित तौर पे वो इस पे विचार करेंगे और एक नई दृष्टि के साथ पूरे के पूरे छायावाद को वो देखने, परखने और सोचने की एक नई ललक उनके अंदर निर्मित हो। यही उद्देश्य हमारा भी है इस तरह के व्याख्यानों के माध्यम से, कि हम एक नया दृष्टिकोण जो है, जो समग्रता के साथ अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचे और उनको सोचने समझने की एक नई दृष्टि दे सके। सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक बार पुनः अकादमी के तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज आपने इस व्याख्यान के लिए समय दिया। आपकी अनुमति से मैं आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं।